मुझे साहब काइंडली अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिएगा। ये माइक और कैमरा ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। सर मैं बस एडमिट करने लगा, मैं आपको गो हेड दूंगा, फिर आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके। ओवर टू यू, इब्ने अब्बास साहब। Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of my respected participants in this PIFA webinar on internal controls measures to safeguard company's asset. By starting with the name of Almighty Allah, I would like to request Mr. Ali to recite some verses from the Holy Quran. Ali, please. Jazakallah. ऑन बिहाफ ऑफ द पिफा ने हमेशा ये कोशिश की है कि अपने मेंबर्स के लिए ऐसे टॉपिक्स के ऊपर सीपीडी करवाई जाए जो मार्केट के अंदर हॉट टॉपिक्स हैं, जो मार्केट के अंदर जो हमारे पिफा मेंबर्स हैं या जो हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए रियल टाइम के अंदर उनकी जॉब के अंदर वैल्यू ऐड करें। तो जो हमारा आज का टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल्स, ये भी उसी में से एक है। अगर हम इसको देखें तो एक एरा, अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ 10 साल अगर हम पीछे बात करें, तो कंपनीज के अंदर सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी होती थी जहां पे इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट था और जहां पे इंटरनल ऑडिट को एक वैल्यू एडिशन टूल के तौर पे लिया जाता था। हमारी जितनी लोकल कंपनीज थी, इवन जो लार्ज स्केल कंपनीज थी, वो भी इंटरनल ऑडिट को और कंट्रोल्स एवेल्युएशंस को, रिस्क असेसमेंट को एज ए कॉस्ट कंसिडर करती थी। नो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मार्केट ग्रो हुई है, मार्केट ग्रो होने से लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं, जो आपके रिस्क एवेलुएटर्स हैं, दे आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। उसके बगैर कंपनीज अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स को और अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकती। तो जब हमने फील किया कि यार एक मार्केट के अंदर एक नई चीज आ रही है और इन ये ना सिर्फ जो हमारे मेंबर्स हैं उनको सीखनी चाहिए, बल्कि ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इंक्लूडिंग ऑफ मी, आई एम वर्किंग एज अ सी सूट प्रोफेशनल इन द इंटरनल ऑडिट। लेकिन मेरे लिए भी ये चीजें उस वक्त तक ही कारआमद रहेंगी जब तक मैं सीपीडी के थ्रू इनको रिन्यू करता रहूंगा। तो इसी सिलसिले में हमेशा पिफा ने कोशिश की है कि अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट कर सके। तो जो हमारे आज के प्रेजेंटर हैं मिर्जा मोहम्मद अकरम तारिक, ही इज अ सीजन्ड फाइनेंस एंड ऑडिट प्रोफेशनल। ही इज accomplished profession with over a decade of experience in accounting, finance, internal audit, internal controls, and has served in judiciary as well. He is the Associate Public Finance Accountant and holds MCOM Gold Medalist along with the certifications from SIPFA. He serves as an internal audit officer in Pakistan Railways. He is also working as a faculty member at PIFA and a visiting faculty member at PAAA Lahore, and is currently doing or pursuing LLB. सो इट्स ओवर टू यू मोहम्मद अकरम। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन हमारे तमाम मेंबर्स के लिए इंक्लूडिंग ऑफ मी बड़ा फ्रूटफुल रहेगा और हम इसको एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे और इसको हम कोशिश करेंगे ये एक लेक्चर बेस्ड सिस्टम ना रहे। लास्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और आपका जो भी आपके सवालात होंगे उनको हम कोशिश करेंगे टैकल करेंगे। मिर्जा मोहम्मद अकरम, अप टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज यू नो माय नेम एंड इंट्रोडक्शन, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं लेते। जैसे सर ने भी बताया, इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जो ओवरऑल पाकिस्तान में या इन इन पब्लिक सेक्टर आप कह लें, इनको इतनी वेटेज नहीं दी गई पिछले सालों में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मार्केट ग्रो कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे इन चीज़ों की अहमियत हमें नज़र भी आ रही है, तो ये ज़रूरी है कि हम इस पर डिस्कस करें, उन चीज़ों को रिन्यू करें इंशाल्लाह। शुरू करते हैं जी कुछ स्लाइड से। तो बात ये है कि जो हमारा टॉपिक है मेन, वो है इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से। कंट्रोल्स एक बहुत बड़ी टर्म है। इसको मतलब जितना हम एक्सप्लेन करते जाएं, ये एक लामहदूद कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेट टू द टॉपिक हो जाए।
जी, जो एजेंडा है जी हमारा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स को आप इस तरह समझ लीजिए कि एक मशीन है। एक मशीन जब काम करती है तो उसका एक पर्पस है, उसकी एक प्रोडक्ट है जो अल्टीमेट उसने बनानी है, या उसका एक रिजल्ट है, एक सर्विस है जो अल्टीमेटली उसने अपने ऑपरेटर को देनी है। तो उस मशीन के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर रिजल्टिंग पॉइंट तक, दरमियान में उस प्रोसेस में जितने भी कनेक्शंस इन्वॉल्व हैं, वो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो प्रोसीजर इन्वॉल्व हैं, या इन शॉर्ट जैसे मैंने ये पिक्चर बनाई है, अगर आप इसको गौर से थोड़ा सा देखें जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये कुछ व्हील्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिससे अगर एक व्हील घूमेगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरी मशीन का लास्ट पॉइंट तक अपना काम करेगा और वो इफेक्टिव रहेगा। तो दीज आर द कंट्रोल्स। इसी तरह कोई भी इदारा है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई सर्विसिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई पब्लिक सेक्टर का इदारा है, इवन हमारी कॉमन लाइफ है, इसमें भी तमाम मामलात में बहुत सारी जगह पर बहुत सारे प्रोसेसेस या तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए लगाए जाते हैं, या हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको बनाकर अपने लिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो भी ऑपरेशन हो, काम हो, मकसद हो, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए। इसके बाद कुछ कोसो फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल, एक गाइडलाइंस हैं पूरी दुनिया में, चलती भी हैं और इसको कंपनीज फॉलो भी करती हैं। और अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स बनाने हैं और इंटरनल कंट्रोल्स पर फोकस करना है या इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्रूव करना है, तो ये फ्रेमवर्क आपको काफ़ी हद तक गाइडलाइन दे देता है। इसके बाद हम कुछ टाइप्स पर डिस्कस करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स कितनी टाइप्स के होते हैं, और बज़ाहिर तो हमें मतलब एक ही टाइप का कंट्रोल नज़र आएगा, लेकिन उनमें कुछ टाइप्स हैं, उनको हम कैटेगरी वाइज डिफाइन करेंगे। लास्ट में कुछ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस के हवाले से बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगे हुए और ना लगे हुए, उनमें फ़र्क क्या होगा, और कुछ चैलेंजेस है, जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ है तो वेयर देयर आर थॉर्न्स देयर आर फ्लावर्स, वेयर देयर आर फ्लावर्स देयर आर थॉर्न्स, जहाँ फूल हैं कांटे हैं तो फूल है। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने टैकल करना होता है। तो स्टे टू दी इंट्रोडक्शन। देखिए जी, डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो इसको मैं सादा अल्फाज में ये कहूँगा कि ये प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है विच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ये इंट्रोडक्शन में मैंने डेफिनेशन लिखी है बाय द आईआईए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, जो कि पूरी दुनिया में इंटरनल ऑडिटर के हवाले से एक अथेंटिक फोरम समझा जाता है, और वहाँ की एक सर्टिफिकेशन है सीआईए, वो भी वहाँ से की जाती है। तो उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है, इसको हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आईआईए, internal control is defined as the process designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives related to operations, reporting and compliance। देखें जी, रीजनेबल एश्योरेंस एज यू नो तमाम लोग यहाँ पहले से एश्योरेंस को जानते हैं, अगर नहीं भी तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो वो है जिसमें किसी भी काम के हवाले से आप 100% श्योर है। लेकिन इन कॉमन लाइफ एंड इन रियल लाइफ जहाँ हम प्रैक्टिकली बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम किसी भी चीज़ के बारे में 100% श्योर हों। तो ऑलवेज देर इज़ अ रिस्क, तो हम उसी रिस्क को मिटिगेट करते हुए, मैनेज करते हुए कुछ बात यूं करेंगे कि हमारी बात मैक्सिमम अथेंटिक सिटी की तरफ चली जाए, तो उसको हम रीजनेबल एश्योरेंस कह देंगे। आमतौर पर अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखें तो 95 99 ये दो रेशियोज चलती हैं। आमतौर पर 95% कोई भी अगर हमारी स्टेटमेंट है तो वो, और उसमें हम 95% एश्योरेंस दे रहे हैं, तो उसको रीजनेबल एश्योरेंस माना जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या हुए, वो तमाम प्रोसेसेस जो अथॉरिटी अपने डिपार्टमेंट में, अपने एरिया में, अपने स्कोप में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो प्रोसेसेस लगाएगी, इम्प्लीमेंट करेगी, दोज विल बी रेफर्ड टू एज इंटरनल कंट्रोल्स। इसकी मिसाल, एक सादा मिसाल भी दे देता हूँ ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से कंसीव करें, और उसके बाद फिर टेक्निकल पर भी चलते हैं। सादा सी मिसाल इसमें यह बनेगी कि अगर हम कोई बात करें किसी मशीनरी की, लेट से कोई जो फलों का जूस निकालने वाली मशीन होती है, उसमें 3 4 कंट्रोल्स लगे होते हैं। ये इसलिए एग्जांपल है कि चलें हर बंदे ने कॉमनली ये चीज़ ज़रूर देखी होगी या उसको कम से कम चलते हुए देखा होगा। उसमें 3 4 कंट्रोल्स हैं।
तो फॉर एग्जांपल एक कंट्रोल 1 है वो स्पीड के हवाले से, कंट्रोल 2 स्पीड ज़्यादा के हवाले से। तो इसी तरह जब हम कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमने तो सिर्फ एक चेन को चेंज किया है, लेकिन उससे उसका एंड रिजल्ट जो उसके ऊपर प्रोडक्ट तैयार हो रही है, कोई अगर ग्राइंड कर रहे हैं या कोई जूस वगैरह है, तो उसकी जो एंड रिजल्ट है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट तैयार होगी, उसमें डिफरेंस है एज कम्पेयर टू कंट्रोल 2 पर। इसी तरह कुछ सिलाई मशीन वगैरह होती है, सिलाई मशीन में भी कुछ कंट्रोल्स लगे होते हैं। वो कंट्रोल्स यानी कि अगर हम वहां से कुछ नट वगैरह उसको टाइट कर देते हैं तो वो सिलाई में उसमें डिफरेंस यानी फासला आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स ये तमाम इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। अब अगर इसको हम ऑर्गेनाइजेशंस पर इम्प्लीमेंट करें तो सबसे आसान मिसाल ये बनेगी हाजिरी, अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस सिस्टम क्या है? एक कंट्रोल की एक टाइप है जो कि इस मकसद के लिए की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में पंक्चुअलिटी आए, रेगुलरिटी आए, एम्प्लॉयज डेली बेसिस पर ऑफिस विजिट करें। और जाहिर सी बात है, जब डेली बेसिस पर ऑफिस विजिट करेंगे, इन टाइम विजिट करेंगे, तो वहाँ काम ज़रूर एज पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब इस तमाम चीज़ में सिर्फ एक काम कर लिया जाए कि अटेंडेंस के ऊपर फोकस, अटेंडेंस के ऊपर जो कंट्रोल है वो कम कर दिया जाए, यानी उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है कि एंड रिजल्ट जो कि कंपनी का प्रॉफिट है वो तक डिस्टर्ब हो सकता है। लोग जब आएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, उनकी अटेंडेंस कोई पूछने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो एंड रिजल्ट तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ आ सकता है या उसके बरक्स आ सकता है। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन थी। पर्पस चूंकि इसी डेफिनेशन से भी जाहिर हो रहा है, तो पर्पस क्या हुआ जी? नंबर 1 तो हम हमारी जो रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो रिलायबल। जाहिर सी बात है, याद रखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को देखना हो या ऑडिट करना हो, इवन उसको सर्टिफाई करना हो, तो एक ऑडिटर सबसे पहले जो काम करता है वो वहाँ के कंट्रोल टेस्टिंग करता है। अगर कंट्रोल्स उसको रिलायबल लगें तो वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलायबल कंसीडर करके ज़्यादा डिटेल्ड ऑडिट की बजाय इसके ऊपर ओपिनियन दे सकता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर कंट्रोल्स में इशू आ जाए तो फिर वो इन डेप्थ ऑडिट में जाना मुनासिब समझेगा। तो कंट्रोल्स अथॉरिटी, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट है, वो उसकी जिम्मेदारी है और वो इसीलिए लगाती है ताकि उसकी जो रिपोर्टिंग है, जो उसने रिपोर्ट तैयार करवाई है टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ओवर द सर्टेन पीरियड, तो उसके ऊपर रिलायबिलिटी आ जाए। इसी तरह इसकी मिसाल ये है, अगर एक ऑडिटर जाता है ऑडिट करने के लिए पब्लिक सेक्टर में, अगर कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे, या प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट में भी, तो अगर आप लोग बिल प्रोसेस करते हैं, मेडिकल क्लेम्स, मेडिकल के क्लेम्स हैं कुछ, तो अगर वो बजाय पूरी पॉपुलेशन लेने के, पॉपुलेशन तो ले नहीं सकता, वो सैंपल बेस्ड टेस्टिंग करेगा, लेकिन उन सैंपल बेस्ड टेस्टिंग में भी पहले वो कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा कि ये जो बिल प्रोसेस करने का तरीकाकार है, प्रोसीजर है, क्या ये रिलायबल है। वो एक बिल को पकड़ के उस पर क्रेडल टू क्रेव टेस्ट लगा सकता है शुरू से लेकर लास्ट तक। उससे क्या होगा कि अगर उस पूरे प्रोसेस में उसको हर स्टेप के ऊपर रिलायबल अप्रोच नजर आए कि जो जो वो प्रोसेस लगा रहे हैं, रैंडमली वो कोई एक बिल उठाएगा और उसको शुरू से लेकर टोकन लगने से लास्ट तक, चेक बनने तक, वो क्या करेगा, उसको एक एक स्टेप को खुद वॉच करेगा। तो अगर उसको दरमियान में किसी भी जगह फ्लॉ नजर आएगा तो वो कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको तमाम स्टेप्स जो हैं एज पर रिक्वायरमेंट नजर आए तो फिर वो कंट्रोल टेस्टिंग में रिलायबल कंसीडर होगा और वो उसमें सैंपल और फर्दर ऑडिट डिटेल में कम जाएगा। इसी तरह कंप्लायंस विद लॉज है, बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे पाकिस्तान में जितने भी किस्म के लॉज हैं वो एक्चुअली कंट्रोल्स हैं। मिसाल के तौर पर जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं। स्टेट बैंक, जो कॉर्पोरेट सेक्टर से यहाँ बैठे हैं, स्टेट बैंक की तरफ से, जो बैंकिंग सेक्टर से बैठे हैं, स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारे नोटिफिकेशंस की सूरत में और गाइडलाइंस की सूरत में बहुत सारे कंट्रोल इशू किए जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि बैंकिंग आवर्स ये वाले होंगे, ये भी एक कंट्रोल है। ठीक है। तो इसी तरह जो भी लॉज या गाइडलाइंस उस एरिया में, उस सेक्टर में इम्प्लीमेंटेड हैं, उनसे कंप्लाई विद करने के लिए मैनेजमेंट अपने प्रोसीजर को इस तरह मोल्ड करती है या अडॉप्ट करती है ताकि उन रूल्स लॉज को फॉलो किया जाए, अबाइड बाय किया जाए। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, एक्चुअली ये हमने टॉपिक लिया था इसमें, लेकिन चूंकि जेनेरिक है तो इसमें सब में आएगा। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, याद रखिए, एसेट्स से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमारे फिजिकल एसेट्स हैं, हमारे करंट एसेट्स भी हैं,
हमारे फिजिकल एसेट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसको कि नॉन करंट कह सकते हैं। इसी तरह सबसे बड़ा आपका जो डाटा मौजूद है वो भी आपका एसेट है। इवन आपका जो HR है जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग की है, आपने इन्वेस्ट किया है, आपने टाइम लगाया, और दे आर नाउ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग कंपनीज परफॉर्मेंस, वो भी आपका एसेट है। तो कंट्रोल्स सिर्फ फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होते, बल्कि तमाम किस्म के एसेट्स जो इंपॉर्टेंट टू कंपनी है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं और किसी भी लॉस से बचा सकते हैं। प्रिवेंटिंग फ्रॉड, फ्रॉड जाहिर सी बात है, फ्रॉड का चांस हर जगह होता है, और ये प्रोबेबिलिटीज हैं। वल्नरेबिलिटी अगर सिस्टम में आ गई, यानी खामी सिस्टम में आ गई, तो वो फ्रॉड की तरफ जा सकता है। तो उसको भी काफ़ी हद तक प्रिवेंटिव कंट्रोल के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जाकर अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं पाकिस्तान के हवाले से, और अभी मैंने डिस्कस भी किया है। जैसे इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस स्टेट बैंक की तरफ से जो इशू की जाती हैं, ये भी कुछ कंट्रोल की गाइडलाइंस हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, जो इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस हैं बाय द कोर्स जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो रूल्स नहीं है, वो जस्ट गाइडलाइंस हैं। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये बाय द अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्लिगेटरी हैं। तो इनको किस तरह अपने सिस्टम में हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए मैनेजमेंट कंट्रोल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेपरा, PPRA, ये वो रूल्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में, इवन दूसरे सेक्टर्स में भी, प्रोक्योरमेंट को रेगुलेट करने, ओपन कंपटीशन देने, इकोनॉमिक परचेजिंग करने, इन तमाम चीज़ों के लिए अथॉरिटी की तरफ से रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। अब इनका मकसद क्या है? ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट है, कम्पिटिटिव बिडिंग है, ओवरसाइट है, यानी कि सुपरविजन है। अब इनको हमने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट किस तरह करना है, उसके लिए जो पॉलिसीज या प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे, दोज विल बी कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल्स। मसलन हम ये कहते हैं कि हमने पूरा एक सेक्शन या पूरा एक विंग प्रोक्योरमेंट के हवाले से बनाया, उसमें परचेज ऑफिसर अपॉइंट किया है जिसके नीचे स्टाफ बैठा है। तो जितने भी लोग उस विंग में होंगे, उनकी अटेंडेंस, उनकी सैलरी, उनकी परफॉर्मेंस, उनको रेगुलेट करने के लिए जो डेली बेसिस पर SOPs, कमेटी कितने लोगों की बनेगी, परचेजिंग कमेटी में कौन कौन आएगा, नॉमिनेशन के लिए कौन कौन उसमें फुलफिल कर रहा है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, क्राइटेरिया वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये डिसाइड करेगी टॉप मैनेजमेंट या कंपिटेंट अथॉरिटी। तो वो जिन रूल्स के तहत इंप्लीमेंट करवा रही है वो पेपरा रूल्स हैं, लेकिन जिन प्रोसीजर के तहत वो इंप्लीमेंट करवाएगी, जो खुद से बनाएगी, दोज विल बी कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल्स। अभी एक और एग्जांपल देते हैं इंशाल्लाह, फिर और क्लैरिटी में जाएंगे। बाकी ये SOE एक्ट, स्टेट ऑन एंटरप्राइज, ये भी मैंने इंक्लूड किया था कि इसमें कुछ रेगुलेशंस इशू हुए हैं। इसी तरह इसके अलावा भी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर गवर्नेंस रूल्स 2013, वो भी इशू हुए हैं। उसमें भी है कि कम अज कम इंटरनल ऑडिट, चीफ इंटरनल ऑडिट के नाम से आपकी एक डेजिग्नेशन हो, एक पोस्ट हो, ठीक है, CFO के नाम से हो, फाइनेंस ऑफिसर के नाम से हो। इसी तरह आपके ये जो SOE रेगुलेशंस हैं, ये भी कहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हायर करें, उसमें एक इंडिपेंडेंट मेंबर हो। या कंपनीज एक्ट आप लोगों ने पढ़ा है 2017, जो पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, तो उसमें भी बहुत सारी गाइडलाइंस बताई गई हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये हों, बोर्ड की पावर ये होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो तमाम चीज़ें क्या होंगी आपके लिए, एक कंट्रोल्स की सूरत में लिखी गई हैं। गो के वो रूल्स हैं, लेकिन वो कंट्रोल्स हैं बेसिकली, ताकि सिस्टम को ऑब्जेक्टिव बेस्ड रखा जाए और चलाया जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। इसमें कुछ बातें हैं ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, मकसद क्या है। बहुत सारे मकासद हैं, कुछ को मैंने नैरो डाउन किया है यहाँ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस को देखते हुए। इसमें सबसे पहले तो देखें जी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है बेसिकली, दीज आर रिलेटेड विद रिसोर्सेज एज वेल। आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लें तो यू आर एफिशिएंट। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसी भी डिपार्टमेंट में ऑपरेशनल ऑपरेशंस, किसी भी चीज़ को एज पर रूल, एज पर रिक्वायरमेंट चलाने के लिए, मसलन मिसाल के तौर पर हमारा मकसद है कि हमने इस साल 2000 यूनिट्स ऑफ सेल फोन बनाने। अब 2000 यूनिट्स ऑफ सेल फोन, ज़ाहिर सी बात है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने हमें कुछ टारगेट बनाकर दिया होगा और हम अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन यूनिट में इसको बना रहे हैं।
अब वो 2000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन या सेल फोन अगर हमने बनाने हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग में ये देखा जाएगा कि कौन प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, उसका स्टाफ कौन होगा, रॉ मटेरियल की कितनी ज़रूरत है और लेबर की कितनी ज़रूरत है, इसके लिए बजट कितना चाहिए। तो ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर हम ये देखेंगे कि हमें सिस्टम ऑटोमेटिकली डिडक्ट करे कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने हैं और हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरफ, इंटरनल कंट्रोल्स की तरफ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने अभी जिक्र किया है। जैसे रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखें, एक सरकार अपने मैनिफेस्टो के जरिए नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट तक पहुंचती, इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं वो भी पब्लिक के इन्वेस्टमेंट को लेकर कंपनी तक पहुंचते हैं। एंड द पब्लिक शोज देयर रिलायंस ऑन दोज पर्सन्स कि वो उनके इन्वेस्टमेंट को ऑन अ राइट पाथ लेकर चलेंगे। तो आफ्टर दैट ऑपरेशन पूरा साल काम किया, कंपनी ने अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट की, शेयर सेल किए, प्रोडक्ट की सेलिंग हुई, मार्केटिंग हुई, वगैरह वगैरह, रिक्रूटमेंट हुई, हायरिंग हुई वगैरह। अब लास्ट पर कंपनी ने जो अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जरिए करेंगे। अब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जरिए परफॉर्मेंस शो करनी है उसमें जाहिर सी बात है किसी मुस्तनद या किसी ऑडिटर की तरफ से उसके ऊपर सर्टिफाई यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट के लिए जो ऑडिटर है वो सबसे पहले रिलाई करेगा कंट्रोल्स को टेस्ट करने में। अगर उसके कंट्रोल्स रिलायबल हैं तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर सर्टिफिकेट दे देगा। अदरवाइज इन डिटेल ऑडिट में जाएगा और फिर अ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इन डिटेल ऑडिट है तो फिर उसमें कोई भी एरर्स हैं तो उसको इन डेप्थ चेक करेगा। तो हमें ये कंप्लाइंस देनी पड़ेगी। इसी तरह कंप्लाइंस विद रूल्स है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स दी हैं कि बहुत सारे रूल्स हैं, उनको कंप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैनेजमेंट अपने प्रोसेसेस बना देती है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो पब्लिक सेक्टर से हैं। सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी है पाकिस्तान में वो है आईन पाकिस्तान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। 1973 अब काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स होकर हम तक पहुंच चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए दो बातें बनाई गई हैं। या तो वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है जिनको रूल्स कहा जाएगा, या वो सदारती ऑर्डिनेंस है। ठीक है। इसी तरह रूल्स में या एक्ट में जो कुछ लिखा जाएगा उसकी मजीद बाइफरकेशन या उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स फिर मैनुअल्स बनाए जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल है, न्यू अकाउंटिंग मॉडल है। ठीक है। उसमें ये तमाम मैनुअल्स हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे मुल्क में जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑडिट की प्रैक्टिस है वो कैसे होनी चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे नैम में लिखा हुआ है, न्यू अकाउंटिंग मॉडल में, कि आपकी जो सैलरी है वो हर साल के पहले हर महीने की पहली तारीख यानी कि फॉलोइंग मंथ की फर्स्ट को पे हो जानी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक कंट्रोल है एक्सरसाइज्ड बाय दी सीजीए थ्रू एजीपी। ठीक है। तो अब एजीपी ने लिख दिया, सीजीए ने इम्प्लीमेंट करवाना है, तो अब उसके लिए प्रॉपर तरीका बनाया गया है कि आपने जो बिल्स हैं, जो मंथली सैलरी बिल्स हैं, पहली को पेमेंट करनी है तो कम से कम 20 तारीख तक बिल्स भेजते हैं। ठीक है। 20 के बाद बिल्स भेजेंगे तो उसके बाद फिर बिल एंटरटेन नहीं होगा या लेट हो जाएंगे। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर 20 को सैलरी बिल आ गए हैं तो 25 तारीख तक उनको क्लियर किए जाए, जो चेंजेस हैं वो लगाई जाए, और चेंजेस लगाने के बाद 27 या 28 तारीख को सिमुलेशन की जाए। ठीक है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैनुअल बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो क्या होंगी, कंप्लाइंस के लिए हम इंटरनल कंट्रोल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट है जी एसेट प्रोटेक्शन। एसेट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बहुत सारे कंट्रोल्स अभी हम पढ़ेंगे जिसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं जो फ्रॉड या एरर होने नहीं देते, रोक देते हैं। डिटेक्टिव एरर है, अगर हो गया है, एरर हो गया है तो वो उसको फाइंड आउट करने में मदद देते हैं। ठीक है। करेक्टिव एरर, वो कंट्रोल्स जो गलती को ठीक करने में मदद देते हैं। ठीक है। तो इनके जरिए हम एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉड प्रिवेंशन है, दोबारा हो चुका है। नेक्स्ट पर चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी फ्रेमवर्क के हवाले से थोड़ा सा, कोसो फ्रेमवर्क।
कोसो फ्रेमवर्क बेसिकली जो जी, इसमें आप ये ध्यान में रखिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया है और इस वक्त वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले ये 1985 में बना है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने इसको कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। 1985 में ये बना है जी, ठीक है। और ये एक कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन, ये एक कमेटी थी उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उनकी तरफ से एक कोलेक्टिव एक असाइनमेंट की गई और उसके नतीजे में उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको एक फ्रेमवर्क का नाम दिया गया और बाद में फिर यही चीज़ जो है अब इम्प्लीमेंट की जा रही है और बड़ी इफेक्टिव है। इसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली फ्रेमवर्क आपको ये बताता है कि आपने सिस्टम में कंट्रोल्स अगर तो नहीं है तो कैसे लगाने हैं, और अगर ऑलरेडी हैं तो उनको इम्प्रूव कैसे करना है, और अगर सिस्टम में कंट्रोल्स वीक हैं तो उनको फाइंड आउट कैसे करना है। ये तमाम चीजें ये फ्रेमवर्क आपको बता देता है। पहली और आखिरी बात इस फ्रेमवर्क के हवाले से, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस, ठीक है। तो अगर आप इनको गाइडलाइन के तौर पर लेंगे तो ये आपको फायदा दे सकते हैं, अगर आप इनको नहीं फॉलो करते तो ये रूल्स को वायलेट करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब दोबारा से इसकी तरफ फर्स्ट पेज पर इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी में बता देता हूँ। देखिए 1992 में इसका पहला वर्जन आया था जो कि पब्लिश किया गया, 1985 में उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है जी इसमें 2013 में जो इसमें एक अपडेशन की गई जो इस वक्त वाइडली यूज इन द वर्ल्ड है, ठीक है जी। यही हम पढ़ेंगे जो हमारे बेसिकली टॉपिक का हिस्सा है। और अभी एक नई रिसर्च आई है कोसो ईआरएम के हवाले से। तो ईआरएम को अभी उन्होंने लेटेस्ट वे में उन्होंने यूज किया है, लेकिन इसको हम यहाँ अभी हमारे डिस्कशन में कुछ हद तक लेंगे, लेकिन जो मेन है 2013 वाला जो इस वक्त वाइडली यूज है वही हमारा कोर टॉपिक रहेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी पैरामिड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। जो कोसो फ्रेमवर्क है जी वो आपको ये बताता है आपने कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। यानी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप लगा दिए गए हैं, या आप किसी जगह के इंटरनल ऑडिटर हैं, या आप किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर बैठे हैं और आपने कंट्रोल्स फ्रेम करने हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है आपने देखनी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द बेस ऑफ दिस प्रोसेस, ये कंट्रोल इन्वायरमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है और इन्वायरमेंट में आप ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से मुराद कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द ऑपरेशंस। जिस माहौल में, जिस सिनेरियो में, जिन पॉलिसीज में, जिन रूल्स में उस बिजनेस का ऑपरेशन चल रहा है वो इन्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहला काम जो एक इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर को करना है चेक करने के लिए, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से भी सर्टिफिकेशन की जाती है जिसको सीका कहते हैं जी, सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर, ठीक है जी। तो उसमें भी कोसो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है कि द फाउंडेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, इंटेग्रिटी एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये वर्ड्स इटसेल्फ एक्सप्लेनिंग है। याद रखिए, मुझे लेट्स से इस फ्रेम को समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हम लोग किसी भी जगह एक कंट्रोल ऑफिसर के तौर, इंटरनल कंट्रोल ऑफिसर के तौर पर बिठाए हुए हैं और हमें ये टास्क दिया गया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम ठीक से नहीं होता, रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे जैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, कंपनी लॉस में जा रही है और कंपनी जो है वो किसी भी तरह से, मतलब उसको हमने ग्रूम अप दोबारा से करना है। तो आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप कंपनी का सिस्टम दोबारा से फ्लोरिश करें। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये देखना है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। क्या लोग कोऑपरेटिव हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, क्या वहाँ का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड या ऑटोमेटिक है या मैनुअल, क्या वहाँ पर जो मैनेजमेंट और जो स्टाफ है, जिसको हम टॉप मैनेजमेंट और वर्किंग एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऑपरेशनल स्टाफ, क्या उनके दरमियान गैप है,
क्या, या उनके दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को फिल्टर करेंगे वो इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है, याद रखिए जिस नेचर का इन्वायरमेंट होगा कंट्रोल्स उसी हिसाब से बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट है ऑटोमेटेड, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक कंट्रोल्स यानी कंप्यूटर के हवाले से, जैसे आजकल का दौर है तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स वगैरह लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैनुअल है तो फिर मैनुअल के हिसाब से, मसलन हम कहते हैं कि बड़ी पुरानी एक टर्म इस्तेमाल होती है, आज भी इस्तेमाल करते हैं हम दफ्तरों में, कि कोई भी चीज़ किसी को रिसीव करवानी हो, आप तो अब तो है कि हम मेल कर देते हैं इसकी सॉफ्ट कॉपी, वो भी हमारे पास एक्नॉलेजमेंट के तौर पर है। लेकिन वो पुराने दफ्तरों में क्या करते थे, वो एक रजिस्टर होता था, रजिस्टर के ऊपर उन्होंने लेटर का नंबर लिखना है और सारा कुछ, और वो जाकर अगले बंदे को रिसीव करवा के उसके साइन लेकर आना। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है क्या वो ऑटोमेटेड सिस्टम में है या ट्रेडिशनल सिस्टम में है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे। असद साहब ने हैंड रेज किया है। जी असद साहब। सर क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट पे ले लेते हैं, लास्ट पे हम हैंड रेज वगैरह करवा लेंगे, क्वेश्चन आंसर तब ले लेंगे। ठीक है असद साहब, थोड़ा वेट कीजिए, तो इंशाल्लाह लास्ट पर जो है आपको आपकी बात इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी कंट्रोल इन्वायरमेंट के बाद आपने अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट देख लिया कि वहाँ, और दूसरा एक और मिसाल है कि गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस कितनी है जी। गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस अगर ज़्यादा है, कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या हम कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या हमने रजिस्टर प्रॉपर वे में SECP के थ्रू करवाया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के थ्रू या नहीं, क्या हमारी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं या नहीं होती, क्या हमारी कंप्लाइंस रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को जमा होती हैं या नहीं होती, क्या मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है या सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन है कि जिसमें सिर्फ फैसला किया जाता है बाय द बोर्ड या बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या बाय द सेंट्रल मैनेजमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है विदाउट एनी निगोशिएशन एंड डिस्कशन विद द एम्प्लॉयज। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन है कि बड़ी जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज के अलावा जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो मैनेजमेंट करती है, और जो ऑपरेशनल प्लानिंग है, जो डे टू डे ऑपरेशंस के हवाले से फैसले करने होते हैं, वो फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट थर्ड टीयर को दे दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, जब इन्वायरमेंट आप देख लेंगे तो इन्वायरमेंट देखने के बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि रिस्क की असेसमेंट करनी है कि इस इन्वायरमेंट में रिस्क किन किन चीज़ों में है, कौन से एरियाज हैं जो रिस्की हैं। इस तमाम में हम एक एग्जांपल हमने एक बनाई हुई है अभी, कि हमने अपनी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स ठीक करने हैं, और हमारी जो कंपनी है वो मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब मोबाइल की प्रोडक्शन में हमने देखना है कि इसमें रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है, क्या प्रोक्योरमेंट उन्हीं कंपनी से हो रही है जिनसे हमें करनी चाहिए, क्या वो इकोनॉमिकल है, क्या इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन किया जा रहा है जिसमें डेंजर लेवल वगैरह और मिनिमम और मैक्सिमम लेवल वगैरह आते हैं, क्या जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, क्या वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लगे हुए हैं, क्या वहाँ पर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या ड्यूरिंग ऑपरेशन या ड्यूरिंग प्रोडक्शन एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को मद्देनज़र रखा गया या नहीं रखा गया। जितनी एरियाज में हमें रिस्क मौजूद नज़र आए उनको हाईलाइट कर लीजिए। तो कोसो की पहली बात ये है कि आप अपना इन्वायरमेंट चेक कीजिए। नंबर 2 ये देखें कि उस इन्वायरमेंट में आपके ऑब्जेक्टिव को कौन कौन से रिस्क जो है वो टच कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर कोई रिस्क है तो फिर अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना पड़ेगा, मिटिगेट करना पड़ेगा। नंबर 3 कंट्रोल एक्टिविटीज। जब, अच्छा एक ना कहावत है जी, वो कहते हैं कि व्हेन द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड हाफ ऑफ इट इज सॉल्व। जब प्रॉब्लम का पता चल गया कि ये मसला ये है, तो आधा मसला तो वहीं हल हो गया। जैसे डॉक्टर है वो डायग्नोस करता है, तो जब उसको बीमारी का पता चल जाए समझ लें आधा मरीज ठीक हो गया, क्योंकि अब बाकी तो शिफा अल्लाह ताला के हाथ में दुनियावी तौर पर, कि बीमारी डायग्नोस हो गई है तो अकॉर्डिंगली अब वो मेडिसिन देगा और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब आप रिस्क असेसमेंट कर चुके और बिल्कुल करेक्टिवली आइडेंटिफायर्स ऑफ रिस्क को फोकस किया। आइडेंटिफायर्स ऑफ रिस्क क्या हो सकते हैं जी।
इसमें प्रोग्रामिंग रिस्क हो सकता है, प्रोसेसिंग रिस्क हो सकता है, रेगुलरिटी रिस्क हो सकता है, और ये वर्ड इट सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। प्रोसेसिंग रिस्क है जो प्रोसेस में आता है, चीज़ को बनाने में जो प्रोसेस में रिस्क है। रिस्क से क्या मुराद है? चांसेस दैट आवर प्रोडक्टिविटी विल नॉट बी व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो जितने भी किस्म के रिस्क हैं अगर वो आपने फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट होगा आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज के अब इनको ठीक कैसे करना। तो कंट्रोल एक्टिविटीज वो तमाम प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट इसलिए बनाती है कि हमने रिस्क को मिनिमाइज करना है। ठीक है जी, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ कंट्रोल पे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कितनी कैटेगरीज हैं कंट्रोल की। तो वो तमाम कंट्रोल एक्टिविटीज इस स्टेप में हम डिजाइन कर लेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेट कर लेंगे, जिस तरह कानून बनते हैं। अभी जैसे एक नई फोर्स इन्होंने लगाई है पब्लिक जो है उसकी है, तो सेफ्टी के लिए पीरा फोर्स जो है, ठीक है, तो उसके कुछ कानून या उसके जो कंट्रोल्स वगैरह हैं वो बने होंगे, और वो इसी हिसाब से बने होंगे कि वहाँ तनख्वाह कितनी देनी है, पोस्टिंग किसकी हो सकती है, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, और उनकी पावर्स क्या हैं, उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मंथली बेसिस पर रिपोर्टिंग आएगी, फोर्टनाइटली बेसिस पर रिपोर्टिंग आएगी, वीकली बेसिस पर रिपोर्टिंग आएगी, और उनकी अटेंडेंस कैसे चेक करनी है, क्या वो वाकयातन फील्ड में गए हैं या नहीं गए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम उनके कंट्रोल्स को सेट करने के लिए बना रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह नंबर 4 है जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, कोई भी काम हमने बड़ा अच्छा कर लिया, हमने बड़ा अच्छा पेपर सॉल्व कर लिया और सबमिट ही नहीं कर सके, या हमने फैसला तो बहुत अच्छा कर लिया लेकिन जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच ही नहीं सका, तो ऑल इन वेन, सब जाया हो जाए। तो जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसको पार्ट भी ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई भी कंट्रोल एक्टिविटी डिजाइन हो जाए, जो अगला स्टेप है जो मैनेजमेंट को इंश्योर करना है वो है कि इस इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन हो टुवर्ड्स द टारगेट। टारगेट कौन है? एम्प्लॉयज हो सकते हैं, जो आपके ऑपरेशनल मैनेजर है वो हो सकते हैं, जिन्होंने बेसिकली उन गाइडेंस को फॉलो करना है। तो कम्युनिकेशन के लिए याद रखिए फास्टर वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए जाएं। ईमेल वगैरह आज के दौर में है, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग्स कर ली जाएं, ठीक है, इसी तरह कुछ ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। इसमें एक मिसाल देता हूँ, मैं चूंकि पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो पिछले दिनों एक प्रॉब्लम हुई और वो ये हुई कि कुछ रेलवे के किराए जो हैं उसमें इजाफा किया गया। तो अब इशू ये था, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ से लाहौर से साहिवाल का किराया जो है वो 30% बढ़ा दिया गया। अब साहिवाल स्टेशन के ऊपर जो स्टेशन मास्टर है जो साहिवाल से लाहौर की टिकट सेल कर रहा है, इमेजिन कि उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी, उसके पास मोबाइल नहीं था, या वो ईमेल यूज नहीं करता था, या वहां तक इवन नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं पहुंच सकी। तो व्हाट विल हैपन? जाहिर सी बात है कि वो पुराने रेट्स पर सेल करता रहेगा टिल के कोई आकर चेक करे, या कोई ऑडिट आकर चेक करे, या उसकी जब फोर्टनाइटली, और इवन ये भी इमेजिन करें कि जो उसकी रिपोर्ट है, जो उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो महीने के बाद हेडक्वार्टर ऑफिस में आनी, तो 1 महीना तक उसकी करेक्शन कोई नहीं करेगा। 1 महीना तक वो जितनी टिकट सेल हो गई वो सारी की सारी लॉस में सेल होंगी। तो इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द टारगेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस फ्रेमवर्क। ये क्लियर? नेक्स्ट है जी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये मैनेजमेंट के हवाले से भी एक टॉपिक है। मैनेजमेंट आपको ये कहती है मॉनिटरिंग हर उस चीज की जो मैनेजमेंट ने प्लान करके इम्प्लीमेंट कर दी है होनी चाहिए। अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो फिर ये कंफर्म है कि रूल्स या पॉलिसीज या गाइडलाइन उस वे में ना चल रही हूँ, उसके बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या फ्रॉड हो सकता है, या एम्प्लॉयज की इनकैपेबिलिटी हो सकती है कि वो उनको समझ नहीं आ रही कि इस प्रोसीजर को फॉलो कैसे करना है। हमारे यहाँ जो इशू बेसिकली बनता है वो यही बनता है कि हमारे यहाँ रूल्स बनाकर पब्लिश कर दिए जाते हैं और फिर कुछ हद तक उनमें ट्रेनिंग सेशन तो करवा दिए जाते हैं, लेकिन उसमें हर डिपार्टमेंट या हर ऑफिसर या हर ऑफिशियल उस ट्रेनिंग को नहीं ले सकता। नतीजतन क्या होता है कि टिल ऑडिट या टिल कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन
या कोई ऐसा वेन्यू जिससे उसको गाइडेंस दी जा सके। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो पाई तो हमें रूल्स की इंटरप्रिटेशन ही नहीं आ रही होती। और बहुत सारे मुलाजिम जो हैं वो रूल्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो वो जिस तरह जिसको जैसे समझ आती है, जैसे वो एक मिसाल है कि रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, तो वो हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन को देखते हुए हम रूल्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, गाइडेंस या कंट्रोल्स को, प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं, और शायद वो गलत हो सकते हैं। तो मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस होती रहेगी। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए जो डाउनवर्ड से अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये भी कम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज के व्यूज हम तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, तो इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें हैं जी। कोसो फ्रेमवर्क आपको ये कहता है कि आपने अगर कंट्रोल्स बनाने हैं और अच्छे कंट्रोल्स बनाने हैं जिससे एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाई रहें, कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएं, तो उसके लिए ये 5 स्टेप्स आप कह सकते हैं ये फॉलो करें और इससे आपके कंट्रोल्स बेहतर बनेंगे। अब एक चीज क्लियर रखिए, ये 5 कंपोनेंट्स हैं और इन 5 को अप्लाई कैसे करना है, तो हर कंपोनेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बता दिए गए। ठीक है जी। कुछ तो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो क्लियर कट हैं, बाकी तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस दी जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए जरा, फ्रेमवर्क को मैंने थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ किया है, वही चीज है जी। देखें कंपोनेंट्स में कंट्रोल एनवायरनमेंट, नंबर 2 रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। इन पांचों कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था अभी हमने पढ़ा कि हमारे ऑपरेशंस, हमारी रिपोर्टिंग या कंप्लायंस विद रूल्स, ये तीनों चीजें अचीव हो जाए। हमारी रिपोर्टिंग रिलायबल हो, हमारे ऑपरेशंस एफिशिएंट हो जाएं और हमारी कंप्लायंस टुवर्ड्स द रूल्स एंड एप्लीकेबल लॉज वो फुलफिल हो जाए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन 5 को इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि कंट्रोल इन्वायरमेंट को देखते हुए हमें किन प्रिंसिपल्स को, किन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा तो हम कंट्रोल इन्वायरमेंट को अच्छे से असेस कर पाएंगे। वो ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये टोटल 17 है जी, कोर्सों में लिखे गए हैं और उसमें से पहले 5 जो हैं वो रिलेट करेंगे कंट्रोल इन्वायरमेंट से। डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, ठीक है जी। एक्सरसाइज ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ पहलू हैं जो बताए दिए जा रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट में ये एस्पेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लास्ट वाला अगर देखें, इन्फोर्सेस अकाउंटेबिलिटी, एक अच्छा इन्वायरमेंट, वहां पर अकाउंटेबिलिटी को मोटिवेट किया जाता है, अकाउंटेबिलिटी को वेटेज दी जाती है। और अगर आपके सामने इन्वायरमेंट वो हो जहां पता चले कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारी इकोनॉमी को अगर देख लें, मतलब पॉलिटिकल साइड पर हम नहीं जा रहे, लेकिन बीइंग अ लेमैन हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस वक्त ऑपरेशंस में अकाउंटेबिलिटी पुराने वक्त से कुछ फर्क है। उसको हम नेगेटिव साइड पर भी ले जा सकते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव साइड पर भी ले जाएंगे। तो जिस इन्वायरमेंट में अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स किया जाएगा, इन अकाउंटेबिलिटी को ऑन अ गुड फेथ, ऑन अ गुड साइड लिया जाएगा, उस अकाउंटेबिलिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, वो इन्वायरमेंट अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिस्क असेसमेंट के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं। देखिए जी, स्पेसिफाई सूटेबल ऑब्जेक्टिव्स। हम सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें कि हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, किन वैल्यूज के अंदर रहकर हमने काम करना है। ठीक है जी। आइडेंटिफाइज एंड एनालिसिस रिस्क। अच्छा, रिस्क की कुछ टाइप्स हैं जी। ऑडिट के हवाले से अगर बात करें तो ऑडिट में 3 तरह का रिस्क है, वैसे बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो चूंकि हम ये कोसो के फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा ऑडिट का टच भी दे देता हूँ। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल है उसको देखते हुए ऑडिट रिस्क जो है वो 3 चीज़ों पर कंप्राइज करता है। 3 रिस्क हैं जी इसमें, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अगर उन्हीं 3 रिस्क को एनालाइज किया जाए कि इस इन्वायरमेंट में कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने में या जो ऑलरेडी कंट्रोल्स इन प्लेस हैं उनको अपना ऑब्जेक्टिव या अपना ऑपरेशन मुकम्मल करने में क्या रिस्क है, कौन से लोग हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट एज पर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको रोकते हैं, क्या वो ठेकेदार आकर प्रॉब्लम करता है या लोग ही, उनकी साइकी ऐसी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं।
नेक्स्ट है जी कंट्रोल एक्टिविटीज। ये वही है कि पहले आप पॉलिसीज को बनाएं और फिर उनको कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाएं। ठीक है, अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कंट्रोल्स, अदरवाइज आप मैनुअल कंट्रोल्स बनाएं। इंफॉर्मेशन हर एक तक पहुंचनी चाहिए, इंटरनली हो या एक्सटर्नली, और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। तो ये टोटल 17 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको इन पांचों कामों में मदद देंगे। नेक्स्ट है जी, इसमें मैंने केस स्टडी थोड़ी सी लिखी है, वो ये है कि जब कंट्रोल्स को फॉलो ना किया गया, वो छोटी सी मिसाल है, ये काफी बड़ी, मैं इसको आपको सम करके बता देता हूँ। ये 2001 में 8 में एक स्कैंडल आया था जी, बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से लोन फ्रॉड स्कैंडल था। तो हुआ ये कि उस वक्त कुछ कंपनीज ने खुद को शेल कंपनीज जो हैं वो शो करके वहां से लोन्स जो हैं वो ले लिए। अब लोन्स दे दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पेमेंट जो है वो कंपनी तक पहुंच गई, और वो कंपनीज इवन एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो फेक कंपनीज थी। तो जाहिर सी बात है, अब इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ और कंट्रोल्स के साथ मैच करें, तो देखें ये बात कहाँ जाती है कि उन्होंने अप्लाई किया, उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हुई, और वो करते करते हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंची, प्रेसिडेंट तक पहुंची, पेमेंट हो गई। पेमेंट उनको किस तरह हुई, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके फेक थे, उसकी किसी ने वेरिफिकेशन नहीं की। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल्स किसी भी जगह प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड ही नहीं थे इस सिस्टम में। ठीक है, तो कंट्रोल्स को लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बैंक ऑफ पंजाब वाला हाल हो सकता है। इसी तरह जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ वहां भी, मतलब हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में इशू है। तो अब जहां कंट्रोल्स ना हो तो वहां बहुत बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट है जी फ्रेमवर्क इन एक्शन। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी कि इससे आप हर किस्म का काम कर सकते हैं। मतलब आपने एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके कार हैं। मिसाल के तौर पे हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर लेते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है कि कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं। सबसे पहले तो ड्यूटीज आइडेंटिफाई कर दें किसका काम क्या है, और जाहिर सी बात है जब किसी का काम क्लियर है तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी इसमें ये कुछ कंपनीज के नाम है जी जो कॉसो फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही हैं, अडॉप्ट कर रही हैं, और उसका जो है वो एंड रिजल्ट ये है कि ये टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है इस वक्त, और पूरी दुनिया में ये अच्छा अपना बिजनेस कर रही हैं। ठीक है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन है, अमेजोन है, मुख्तलिफ नाम आपके सामने आ रहे हैं। ये तमाम जो है कॉसो फ्रेमवर्क को करंटली अडॉप्ट किए हुए हैं। जो भी इनमें कंट्रोल्स लगते हैं, जो भी इनमें पॉलिसीज प्रोसीजर बनते हैं, उसमें कोसो फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ कंट्रोल है जी। याद रखिए जी, टाइप्स और कैटेगरीज में कुछ फर्क है। ये मैंने 2 स्लाइड्स आगे पीछे जानबूझ कर चलाई हैं। कैटेगरीज एक बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है, तो कैटेगरीज क्या होंगी, बाय फंक्शन हो सकती हैं, बाय मीडियम हो सकती हैं। मीडियम किस तरह, किस वे में आपने चलाना है। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी हम उसको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कह सकते हैं। बाय स्कोप, इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ होना है। इंपॉर्टेंस, फोकस एरिया, आईटी पर्सपेक्टिव, ये मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं जी। और आपने कोशिश करनी है, इवन आफ्टर दिस लेक्चर आप इनमें से चेक कीजिएगा कि आप जिस जगह इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर इनमें से कौन कौन से कंट्रोल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, सबसे जो मेन टाइप है वो यही है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल्स, और दीज आर कॉल्ड द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, प्रिवेंटिव कंट्रोल वो होंगे जी जो हम इसलिए लगाते हैं कि बेसिकली गलती या इरेगुलरिटी होने से पहले वो उस चीज को डिटेक्ट कर लें। ठीक है, मसलन हमने अप्रूवल प्रोसेस रखा हुआ है कि कोई भी काम करना है तो पहले अप्रूवल बाय द मैनेजमेंट या अप्रूवल बाय द अथॉरिटी ले। तो अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस टीएडीए, तो उसकी पेमेंट हम खुद से नहीं कर सकते, वो जब तक कम से कम 2-3 ऑफिसर उसको प्री ऑडिट करके उसको अथराइज ना करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर तो तमाम लेवल्स पर ही कंट्रोल्स वीक हैं, फिर तो पेमेंट बोगस भी हो जाएगी। अदरवाइज अप्रूवल का प्रोसेस बाकायदा तौर पर इसीलिए है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट पेमेंट ना हो सके, किसी लेवल पर वो डिटेक्ट हो जाए। दूसरा है जी डिटेक्टिव कंट्रोल्स। ये वो है कि एरर हो चुकी है, हमें पता नहीं है, लेकिन उसको फाइंड आउट कर। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो चलती है वो रिकॉन्सिलिएशन की चलती है। बैंक से अक्सर मंथ लास्ट पर रिकॉन्साइल किया जाता है चीज़ों को, जिससे ये होता है कि वो जो भी गलती है, कोई चेक अनक्लियर्ड है, अनपेड है, ठीक है, अनप्रेजेंटेड है, वो चेक्स जो है वो फाइंड आउट हो जाते हैं, और जो कैश का बेसिकली डिफरेंस आ रहा होता है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी करेक्टिव कंट्रोल्स। करेक्टिव कंट्रोल्स वो हैं जो हमें मदद देते हैं कि अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो गलती या इसमें इरेगुलरिटी हो चुकी है इसको ठीक कैसे करना है। इसमें
ट्रेनिंग एक बड़ी अच्छी चीज़ है। रीट्रेनिंग यानी एम्प्लॉयज़ को जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसका मकसद ये है कि बार बार वो रूल्स को पढ़ें, उनसे आशना हो, और ताकि अकॉर्डिंगली वो रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो करेक्टिव कंट्रोल्स में आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इसमें कुछ बातें हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम से आप कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स के हवाले से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो पूरी दुनिया में चलती हैं। उसमें सबसे पहले ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एक अच्छा कंट्रोल कि आप सबसे पहले तमाम की ड्यूटीज सेपरेट करके उसको बाकायदा लिस्ट डाउन करके इशू करें, और अकॉर्डिंगली उनकी जिम्मेदारी जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी और वो रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे अगर उन्होंने डेविएट किया तो। नेक्स्ट है जी अथोराइजेशन अप्रूवल। कोई भी काम है उसमें कम से कम 2-3 लोगों को उस प्रोसेस में रखें ताकि वो अकॉर्डिंगली उस केस को देखें, और अप्रूवल होने से पहले अगर उसमें कोई इशू है तो वो देख लें। प्री ऑडिट इसमें बहुत अच्छा एक टर्म इस्तेमाल होती है। रिकॉन्सिलिएशन वही बैंक के साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अपने कैश को मेंटेन कर लेते हैं, और जो भी गलती है या डिफरेंस है उसको हम निकाल सकते हैं। इसी तरह रिकॉन्सिलिएशन और भी बहुत सारी जगह पर हो सकती है। एक्सेस कंट्रोल्स जी एक्सेस कंट्रोल्स क्या है? कहते हैं कि हमें मिसाल के तौर पर आपने अब ये लॉगिन किया है तो आपके पास अपने यूज़र आईडी का पासवर्ड है, आप किसी के यूज़र आईडी में लॉगिन नहीं हो सकते, तो आप रिस्ट्रिक्टेड है। तो जिस जगह की एक्सेस जिसको देनी है सिर्फ वही उसको इस्तेमाल कर सकेगा, यूज़र राइट्स बेसिकली। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल्स की एक टाइप है। फिजिकल कंट्रोल ये मुख्तलिफ हैं, बायोमेट्रिक लगा दी, अंगूठा लगाकर दरवाज़ा खुलेगा। ठीक है, इसी तरह रूम की या लॉकर की चाबी जो है वो फलां बंदे के पास है, दूसरे के पास नहीं है। फाइल की एक्सेस एक के पास है, दूसरे के पास फाइल नहीं है, तो ये फिजिकल कंट्रोल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है जी ये इंटरनल कंट्रोल और फ्रॉड प्रिवेंशन। ये एक छोटी सी पैरामिड है, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रॉड कब होता है? फ्रॉड इन 3 कंडीशंस में से एक में से भी हो सकता है, 2 में से भी हो सकता है, 3 में से भी हो सकता है। इसको फ्रॉड ट्रायंगल कहते हैं। नंबर 1 है जी प्रेशर। अगर एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर वो सोशल प्रेशर भी हो सकता है, वो काम का प्रेशर भी हो सकता है, मेंटल प्रेशर भी हो सकता है। यानी एक ही बंदे के ऊपर आप काम ज्यादा दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे। ठीक है, या उस एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो इतनी अनरियलिस्टिक रखी गई है कि वो उस सैलरी में मैनेज नहीं कर पाता और उसको वहां से निकल के शाम को अपने पार्ट टाइम जॉब भी करने जाना पड़ता है। तो इस तरह के जो प्रेशर आएंगे तो होगा क्या, एम्प्लॉय या तो पॉजिटिव साइड पर जाएगा और ज्यादातर लोग नेगेटिव साइड पर चले जाएंगे। तो वो फ्रॉड कर सकते हैं कि मेरी तनख्वाह कम है, मुझ पर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, मैं फ्रॉड कर लेता हूँ। तो इन चीजों को रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट है जी अपॉर्चुनिटी। अगर एम्प्लॉय के पास अपॉर्चुनिटी है, पंजाबी की एक मिसाल है उसको उर्दू में बताता हूँ। वो कहते हैं कि शरीफ आदमी सिर्फ वो है जिसका अभी तक मतलब उसको कोई चांस नहीं मिला किसी फ्रॉड करने का, वो शरीफ कंसीडर होता है। तो जब तक किसी के पास अपॉर्चुनिटी है तो वो ऑटोमेटिकली वो फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, आप अगर एक ही यूजर को सारे राइट्स दे रहे हैं, वो पेमेंट भी कर सकता है, ऑथराइजेशन भी कर सकता है, रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, चेक भी साइन कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आप सिस्टम में वल्नरेबिलिटी पैदा कर रहे हैं कि वो फ्रॉड करे, कि एक ही बंदे को सारे राइट्स देकर अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहे हैं कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल इशू। कॉन्सेप्चुअल इशू कैसे? कि लोग फ्रॉड को फ्रॉड ही ना समझें, वो उसको जस्टिफाई करें कि नहीं इतना सा फ्रॉड चलता है, खैर है। जैसे अब मिसाल है कि लोग रिश्वत को भी कुछ लोग जायज कह रहे हैं, रिश्वत ठीक है जी, कोई नहीं देनी पड़ती है जी, बहुत सारे लोग हैं उसके बगैर काम नहीं करते। तो ये इसमें बेसिकली फिर थ्योरेटिकली उनकी मोटिवेशन की जरूरत है कि ये फ्रॉड है और आपने नहीं करना। लेकिन जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ये तीनों चीजें, प्रेशर हो, अपॉर्चुनिटी हो या रैशनलाइजेशन, ये तीनों चीजें किसी भी जगह हो, उनमें से तीनों में से कोई एक भी हो और वो अपनी इंटेंसिटी को पहुंच जाए, तो फिर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी बेनिफिट्स। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया, बेनिफिट क्या हो सकते हैं? ये अच्छा, ये जो पिक्चर है ना जी, ये पिक्चर बेसिकली ऐसे ही नहीं है, ये हर एक पॉइंट के साथ ना आपको इंटरलिंक करेगी। कैसे? इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। ये फाइनेंशियल इंटेग्रिटी आपकी इंप्रूव है, पहले से ज्यादा आपके जो फिगर्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो रिलायबल है। उनमें जो फिगर्स आपने लिखे हैं, जो आपने उसमें अपनी परफॉर्मेंस शो की है, उसके ऊपर सर्टिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आप के जो ऑपरेशंस हैं, ये कंट्रोल्स हैं बेसिकली। ठीक है, आपके ऑपरेशंस टाइमली होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, अच्छे कंट्रोल। एक मिसाल है, दुनिया में जो सबसे पहले मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया था ना जी, स्पेस मैनेजमेंट का, वो था फ्रेडरिक वेंसलो टेलर के हवाले से, स्पेस मैनेजमेंट के हवाले से। स्पेस मैनेजमेंट
स्पेस मैनेजमेंट के हवाले से। तो उसमें ये किया था कि सिंपली उन्होंने वो मजदूर खड़े कर दिए, और मजदूर ईंटें ऊपर छत तक लेकर जानी थी, तो वो ईंटें बाकायदा ऊपर फेंकने की बजाय वो 3-4 रो में ऐसे खड़े कर दिए कि वो एक हाथ से पकड़े दूसरे हाथ से शिफ्ट करते। तो ये क्या था कि ये स्पेस मैनेजमेंट थी, ये कंट्रोल्स थे, ताकि कम स्पेस में ज्यादा टाइमली काम हो जाए। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है। कंप्लायंस एश्योरेंस, आप कंप्लायंस रूल्स के साथ फॉलो अप कर सकते हैं। स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस, जब आपकी कंपनी कंट्रोल्स अच्छे होंगे, आप रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, तो स्टेक होल्डर जिसमें बैंक्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट है, और आपके इवन क्रेडिटर्स हैं, वो आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे। फ्रॉड रिस्क रिडक्शन, जैसे अभी पढ़ा है हमने, जहां कंट्रोल्स अच्छे होंगे वहाँ फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। अब चैलेंजेस है जी कुछ के, कैसे कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं होते। जाहिर सी बात है, हमने एक पूरा प्रोसेस बनाना है, उसके लिए रिसर्च की जरूरत है। कोसो फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत सारे रिसर्च और टेबल वर्क की जरूरत होती है, जिसमें कॉस्ट लगती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें कम्प्लेक्सिटी भी है, पूरे सिस्टम को समझना है, फिर अकॉर्डिंगली उसकी पॉलिसीज तैयार करनी है, तो ये इसमें कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। रेजिस्टेंस टू चेंज है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने चेंज ही नहीं होना, मतलब हमने कंप्यूटर पर काम ही नहीं करना, हमने कंप्यूटर को सीखना ही नहीं, हमने बस मैनुअल काम करना है। उन लोगों को कंप्यूटर के कंट्रोल्स पर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग है, बार बार हमें फिर चेक करना पड़ेगा कहाँ पर इशू है, कहाँ पर इशू है। तो वो मैनेजमेंट के पास फिर मतलब और भी बहुत सारे काम है, लेकिन फिर ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग वो कर नहीं सकते, बहुत जगह पर वो रह जाते हैं। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिस में कुछ हैं 2-3 कंट्रोल। एक तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग करवाएं, जिससे आपके कंट्रोल्स बेहतर रहेंगे, लोगों को पता चलता रहेगा। रेगुलर ऑडिट करवाते रहें, वो भी आपकी डेफिशिएंसीज को कंट्रोल करेगा। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिक चीजों पर आए, सैप सिस्टम लगा रहे हैं, एसीएल लगा रहे हैं, एएमआई लगा रहे हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल का इस्तेमाल है। ये तमाम चीजें टेक्नोलॉजी को शो करेंगी। और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर करें, हर एक के रूल्स रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये क्लियर हों, तो इजीली वो अपना काम करेंगे। अब समरी में सिंपली ये है जी, अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स, आपकी पॉलिसीज सिस्टम को देखते हुए बनाई गई, और सिस्टम में प्रॉपरली डिसेमिनेट की गई, और बाद में उनको मॉनिटर भी किया गया, तो इससे चांसेस हैं आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के, एज कंपेयर टू उस जगह जहां पर मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि मेरे प्रोडक्शन यूनिट में क्या हो रहा है, मार्केटिंग यूनिट में क्या हो रहा है, और वहां पर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और बेसिकली सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है जी, तो ये आपका इंटरनल कंट्रोल का थोड़ा सा सेशन था। इससे आपके तमाम जितने मैंने कोशिश की है कि उसको वाइंड अप कर सकूं इन अवेलेबल टाइम। तो अप टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दें, या फिर अपना हैंड रेस कर दें, ताकि आपके जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको स्टार्ट कर सकें हम। थैंक यू। सर, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है पार्टिसिपेंट्स का। चलिए ठीक है जी, आप सब लोग को बहुत Thank शुक्रिया। you. और Thank you for joining our today webinar today. And now for closing remarks, we would like to invite Farhan Dilawar Sheikh Saab, Convener Faisla Lahore Branch Committee, Chief Internal Auditor, Punjab Modern Bazaar Company, Government of Punjab. Over to you, sir.
हेलो। आवाज आ रही है जी? जी सर, ऑडिबल हैं सर आप। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इट्स फरहान दिलावर हियर, चीफ इंटरनल ऑडिटर, पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी। और सबसे पहले जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे ऑनरेबल गेस्ट का जो स्पीकर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम तारिक साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने प्रेशियस टाइम में से टाइम निकाला हम सब के लिए और इतनी नॉलेजेबल आपने गुफ्तगू की। आई एम क्वाइट होपफुल इस तरह की डिस्कशन से, इस तरह के वेबिनार से तो ये एक फ़ायदा तो होता ही है कि रिवाइवल ऑफ नॉलेज भी तो होता ही है, रहता ही है। मगर इसका एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा आई बिलीव ये रहता है कि जो नए ट्रेंड्स, नई डिस्कशंस चल रही होती हैं मार्केट में, जिसके हवाले से हम प्रोफेशनली अपने आप को अवेयर नहीं करवा पा रहे होते, इस तरह के वेबिनार से एक हम सब के लिए बहुत फ़ायदा रहता है कि एक तो लेटेस्ट नॉलेज हमें सुन के जहन में भी रहती हैं। और जब जहन में रहती हैं तो ऑब्वियसली इंसान इन चीज़ों को रिकॉल करता है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो वंस अगेन सर आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने इतना टाइम निकाला। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कन्वीनियर सीपीडी इब्ने अब्बास साहब का, डायरेक्टर नईम साहब का और लाहौर ब्रांच कमेटी की तमाम टीम का, जो बैक स्टेज है हमारे प्लेयर्स इन वेबिनार्स को सक्सेसफुल करने के लिए और इनको कामयाब बनाने के लिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू ओस्या, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।